इन दिस वीडियो इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था इन द लास्ट लेक्चर कि हम कुछ बात करेंगे BCD पे। फर्स्ट वन, सेकंड हम बात करेंगे असेंबलर और कंपाइलर पे, कंपाइलर क्या होता है, एंड थर्ड हम बात करेंगे असेंबलर पे, और फोर्थ हम बात करेंगे फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये चार चीजें हम आज का टॉपिक है हमारा, हम चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं इन दिस लेक्चर। तो हम एक को देखते हैं, पहले हम BCD को छोड़ देते हैं अभी के लिए, पोस्टपोन करते हैं थोड़ी देर के लिए, अज्यूम कीजिए नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, इसे छोड़ देते हैं। कंपाइलर और असेंबलर को देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लैंग्वेज को देखते हैं। तो होता क्या क्या है, हम एक टॉपिक लेते हैं, इसे हम साइड में लिख देते, मैं साइड में लिख देता हूँ इसे थोड़ा सा कि हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं इसमें। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला है हमारा कंपाइलर, देखेंगे क्या है। दूसरा हमारा असेंबलर क्या होता है। तीसरा हमारा जो है वो हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखेंगे। एंड फोर्थ वन, द लास्ट वन, BCD। ये चार चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो करते क्या, शुरू करते हैं कंपाइलर से। कंपाइलर क्या होता है, सब लोगों ने नाम सुना होगा कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर होता यह है कि हमारे लैंग्वेज को, जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है ना, जो हम बात कर रहे हैं, वो इन द मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे मान लेते हैं कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, और सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती। आप दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। हमें एक तीसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसे दोनों आता हो, हिंदी भी आता हो, इंग्लिश भी आता हो। तो क्या करेगा, आपके इंग्लिश स्टेटमेंट को सुनेगा, उसे हिंदी में बता देगा, उससे हिंदी में सुनेगा, आपको इंग्लिश में बता देगा। यानी दोनों के बीच में हम एक मीडिएटर क्रिएट कर रहे हैं, मीडिएटर बना रहे हैं, एक ट्रांसलेटर खड़ा कर रहे हैं कि दोनों को कम्युनिकेट करा सके, है ना। तो सेम चीज हमारा होता है कंपाइलर। कंपाइलर होता क्या है, चलो मैं पहले तो मैं बता दूं आपको, ये प्री डिफाइन यानी पहले से डिफाइन हुआ होता है क्या, एक एप्लीकेशन है, प्री डिफाइन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बोल लो इसे, सॉफ्टवेयर। ये प्री डिफाइन होता है, जो पहले से डिफाइन किया होता है, सी लैंग्वेज के साथ हमें मिल जाता है। कंपाइलर जो हम एडिटर यूज करते हैं ना, जो हम आगे देखेंगे, टर्बो जब इंस्टॉल करेंगे तो टर्बो के साथ ही मिल जाता है हमारा कंपाइलर, उसी में इनबिल्ड होता है। तो ये होता क्या है, जैसे हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि इन द हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल और सिंटैक्स क्या यूज किया हमने, सी लैंग्वेज का सिंटैक्स वगैरह जो हम बात कर पढ़ रहे हैं ना, सी लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स हमने यूज किया। जैसे यूज किया हमने ये इज इक्वल टू 50, बी इक्वल टू 30 एंड सी इक्वल टू ये डिवाइड बाई डी एंड प्रिंट सी। ये तो आपका क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, हमारे यहाँ समझने वाला लैंग्वेज है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जर्नल स्टेटमेंट है, इंग्लिश का है ना, जो हम सब समझते हैं। लेकिन जो आपका ये कंप्यूटर बैठा हुआ है, इससे क्या समझ में आती है, केवल 0 और 1, यानी बाइनरी लैंग्वेज है ना, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 समझ में आती है। तो क्या ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इसे कम्युनिकेट कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, इसे समझने के लिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है पूरा कन्वर्ट होना चाहिए इन द 0 और 1 के फॉर्म में। तो अब ये तो हमारा था जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और इसे बनाना है हमें 0 और 1 में। तो कंपाइलर इस बीच में हम एक ऐसा मीडिएटर खड़ा कर देते हैं, कंपाइलर प्री डिफाइंड है, इसे हम कंपाइलर बोलते हैं। ये है कंपाइलर, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, जो इन दोनों के बीच में जब मीडिएटर काम करेगा, जब ट्रांसलेटर काम करेगा, जैसे हम दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हो, वैसे ना तीसरे बंदे को खड़ा कर रखा,
वैसे यहाँ पे ये दोनों चीजों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हमने क्या खड़ा कर रखा है, एक तीसरा बंदा खड़ा कर रखा जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर, है ना। तो अब इसका काम क्या है कि इस लैंग्वेज को लेगा एज ए इनपुट, है ना, इनपुट लेगा, इसमें कुछ मैकेनिज्म होंगे और भी सारे प्रोसेस होंगे जो भी हैं, उसके बाद में ये फाइनली ये कन्वर्ट किसमें कर देगा, इसे आप वाले लैंग्वेज को, ये जो आपका इंग्लिश जर्नल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, इन अ बाइनरी फॉर्म, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में पता है 0 और 1 होते, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, 0 1 में, है ना, ऐसे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तब अब ये चीज तो हमारे कंप्यूटर को समझ में आती, तो कंप्यूटर इसे एक्सेप्ट कर लेगा एज अ इनपुट। और जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें जितने भी स्टेटमेंट इवन इक्वल टू का भी हमारा बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होगा, प्लस का और डिवाइड का भी बाइनरी लैंग्वेज बनेगा इसका, यानी सारी चीजों का हमारा जो ब्रैकेट्स वगैरह मैंने लगा दिए ना, ये ब्रैकेट्स लगे हैं जो, ये भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है, यानी सब कुछ कन्वर्ट, एक एक पॉइंट इसमें जितने लिखे हुए हैं सारे के बाइनरी कन्वर्ट होंगे, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। और जब इसकी बाइनरी फॉर्म बन जाएगी तब ये कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर सिंपली, है ना, इनपुट ले सकता है। तो अब ये एज अ इनपुट जाएगा और इसमें कुछ होंगे जो प्रोसेसर्स लगे होंगे, जैसे सीपीयू एएलयू वगैरह जो लगे होते हैं, इस पे अरिथमेटिक वगैरह जो भी करना होता है प्रोसेस, इसमें जो हमने बताया कि यहाँ पे क्या करो, एक इंटीजर लो 50 जिसकी वैल्यू 50 है और बी इंटीजर लो जिसकी वैल्यू 30 है, और दोनों को क्या कर दो, इनको कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है, और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट आए वो सी में हमारा स्टोर कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद में सी में स्टोर कर दो, और सी को हमने क्या करा दिया, प्रिंट। तो ये जैसा हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना, वो चीज सेम ऐसे लिखी हुई है, लेकिन ये चीज हमें नहीं समझ में आती। अब ये चीज हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है, तो अभी इसमें भी जितने भी डिकोड्स जो भी करने हैं ना, उसे समझने, प्लस का सिंबल कौन से बाइनरी कोड का हुआ, कौन सा उसका हुआ, ये सारी चीज हमारा असेंबलर यानी कंप्यूटर में जाके वहां पे डिकोड वगैरह होके हमारे फाइनल आउटपुट प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेसिंग फाइनल आउटपुट हमारा दे देगा ना, आउटपुट मिल जाएगा। ये हो गया काम, वर्किंग ऑफ द कंपाइलर, है ना, कंपाइलर काम करता कैसे है। अब यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कि असेंबलर भी सेम काम करता है। कंपाइलर समझ में आया कि ये जो करेगा हमारे इंग्लिश स्टेटमेंट को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे यानी कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे देगा, है ना। तो ये एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, और यहाँ पे जो भी सारी गलतियां होंगी आपकी, जो सपोज यहाँ पे हमने कामा लगाना भूल गए या फिर सिंटैक्स एरर हो गया, कुछ भी जो गलतियां होंगी वो सारी चीजें कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा कि उसका बाइनरी फॉर्म बन जाए। वो पहले आपको वार्निंग देगा कि आप पहले सही करो, इसे करेक्ट करो स्टेटमेंट को, उसके बाद में फिर आप क्या करेगा, फाइनल जब आपका करेक्ट हो जाएगा, आप करेक्ट कीजिएगा उसे, सही करने के बाद में तब जब आपको कंपाइलर में क्या होगा, जब कंपाइलर से गुजारेंगे अपने प्रोग्राम को, है ना, पास कराएंगे, तो कंपाइलर को अगर कोई गलती नहीं निकली, कोई एरर नहीं पकड़ में आया उसे, यानी नहीं है कोई एरर आपके प्रोग्राम में, तो वो क्या करेगा, उसका एक बाइनरी कोड बना के दे देगा। और जो फाइनल जो बाइनरी कोड बनता है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अभी तो आगे इस पर और बात करेंगे, जो बाइनरी कोड बनता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, है ना। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, और ये होता है आपका सोर्स कोड। क्या होता है, सोर्स कोड। ये जो आपकी इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी है आपने सिंपल, वो होता है आपका सोर्स कोड, और जो बाइनरी जो आफ्टर कंपाइलर ने जो कन्वर्ट करके आपको दिया है वो है आपका ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड को ही हमारा कंप्यूटर समझता है। ऑब्जेक्ट कोड को आप बाइनरी कोड भी बोल सकते हैं, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टर्म आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम इन कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं ना। अब देखते हैं असेंबलर, कंपाइलर समझ में आया। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर भी सेम चीज होता है, वो भी एज अ कन्वर्टर काम करता है। क्या करता है, कन्वर्टर काम करता है ना। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे तब असेंबलर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो भी एज अ कंप्यूटर मतलब एज अ कन्वर्टर काम करता है, जैसे कंपाइलर काम करता है कि आपके लैंग्वेज को लेते हैं और इनटू बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर को एज अ इनपुट दे देता है ना। इतनी सारी चीजें होने के बाद में फाइनल हमें आउटपुट मिलती है। तो सेम चीज
असेंबलर पे भी अप्लाई होती है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है। लैंग्वेज कैसे बदल जाती है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है ना, ये आपका किस लैंग्वेज में? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी आपका जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। इंग्लिश जो हम ABCD पढ़ते हैं वही हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो ये जो हमने कोड लिखा, मैंने कोड लिखा, ये किस में लिखा हुआ? आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करके देता है बाइनरी लैंग्वेज में। अब सेम चीज अगर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में ना लिख के मैंने क्या किया होता, इसको अगर मैं असेंबली लैंग्वेज में लिखता, कि यहाँ पे क्या करूं, असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा मैं कोड बताऊंगा आपको, एड ए एंड बी है ना, और फिर हमारा एड ए एंड बी, यानी ए को और बी को जोड़ो और वापस से क्या कर दूं, यहाँ पे छोटा सा और एक स्टेटमेंट बढ़ा देते हैं, सी ए एंड बी। क्या करो, एड करो ये एंड बी को और वापस इन दोनों का सम ऑफ, जो दोनों का आंसर है, सम जो है दोनों का, वो किस में इंसर्ट कर दो, सी में, है ना। ये इतनी का स्टेटमेंट का है। तो ये लिखा हुआ है हमारा, ये आपका लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में। किस में लिखा हुआ है? असेंबली लैंग्वेज में। ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये पूरी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई? असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज को भी जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वहां पे जो मीडिएटर लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे? असेंबलर का लगाएंगे। यहाँ पे जो मीडिएटर लगेगा आपका, पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो मीडिएटर में खड़ा करूंगा, जो तीसरा बंदा खड़ा करूंगा, ताकि जो मेरे लैंग्वेज को इन द कंप्यूटर लैंग्वेज में समझा सके कंप्यूटर को, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे असेंबलर, असेंबलर बोलते हैं। ये भी क्या करेगा, इस पूरे इनपुट को, यानी जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये भी आपको एक जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट लग रहा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और जो हाई लेवल लैंग्वेज था दोनों में फर्क है। आपने नोटिस किया होगा, इन द हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि a is equal to 10, b is equal to 30 and c equal to a plus b। हम ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं इन द हाई लेवल लैंग्वेज, और यहाँ पे हमने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा, ऐड यानी प्लस करो a और b को और वापस से c में डाल दो, है ना। ये इतनी चीजें मैंने, ये जो है आपका हाई लेवल स्टेटमेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज का स्टेटमेंट, और ये आपका असेंबली लैंग्वेज में दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने सारी चीजें अलग अलग बताई हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो कोडेड है। कोडेड मतलब इंटरनली कोडेड है। यहाँ पे एड, इसका मतलब है प्लस करो ए और बी को और सी में डालो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज ना। अब इस लैंग्वेज को कंपाइलर हमारा नहीं समझने वाला, उसे नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो जब कंपाइलर हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाना पड़ेगा, एक असेंबलर खड़ा करना पड़ेगा। ये भी क्या करता है, सेम एज कंपाइलर, मैंने जो बताया कि आपसे इनपुट लेगा आपकी हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज को और कन्वर्ट करेगा इन द बाइनरी फॉर्म, है ना, जो मशीन को अंडरस्टैंडेबल है बाइनरी लैंग्वेज में। इस ऑब्जेक्ट इस वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा 0 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वहां पे हमारा क्या काम आने वाला है, असेंबलर, है ना, जो असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेगा, उस पर कुछ मैकेनिज्म करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा इन द बाइनरी फॉर्म, और फिर हमारा जस्ट ये क्या करा देगा, इनपुट करा देगा इन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर हमारा सारा प्रोसेस वगैरह करके क्या है, क्या किया है आपने, सारा कुछ डिकोड करके आपको फाइनली आउटपुट दे देगा, है ना। तो ये होता है आपका असेंबलर और कंपाइलर। अब डिफरेंस देख लेते हैं होता क्या है। बेसिकली अगर ये दो चीजें आप याद रखें कि सी क्या छोटा से छोटा भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम का एग्जांपल लिया, a = b = 30 एंड c = a + b, है ना। तो ये आपका सी लैंग्वेज
सपोज अभी तो ये जर्नल इंग्लिश स्टेटमेंट है। सपोज यहाँ पे मैंने सिंटैक्स का यूज किया है। लेट सपोज मान लेते हैं कि मैंने सी का स्टेटमेंट सिंटैक्स वगैरह यूज करके मैंने एक प्रॉपर तरीके से दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं, दो नंबरों को जोड़ने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो याद रखें हमेशा वहां पे कंपाइलर भी काम आएगा आपका और असेंबलर दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। वो हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे उसका पूरा प्रोसेस कैसा होता है, असेंबलर कहाँ पे काम करेगा, कंपाइलर कहाँ पे काम करेगा। लेकिन ईच एंड एवरी प्रोग्राम, छोटे से छोटे प्रोग्राम के लिए भी आपका कंपाइलर और असेंबलर काम करता है ना। तो हम अब देखते हैं छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। वैसे तो हमें डिफरेंस यहाँ से पता चल गया। अगर असेंबली लैंग्वेज में हमारा कोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा असेंबलर यूज होगा एज ए मीडिएटर, है ना, जो हमारे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इन द बाइनरी फॉर्म में। अगर यहाँ पे हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा कोई प्रोग्राम तो वहां पे हमारा कंपाइलर यूज होगा और फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ये काम करता है जो एरर डिटेक्ट करता है, एरर को पकड़ता है, आपके गलती को पकड़ता है। तो हमने इन द कंपाइलर वाले में बताया कि सपोज आपने लिखा प्रोग्राम अच्छे से लिखा, हो सकता है एक कॉमा मिस्टेक कर दिया हो सकता है आपने ब्रैकेट लगाना भूल गया हो, कहीं सिंटैक्स एरर हो गया हो, जिस हिसाब से मेरे को इनपुट देना चाहिए उस हिसाब से हमने नहीं दिया, तो वो सारी गलतियां आ जाती है ना। तो अब ये असेंबलर क्या करेगा और कंपाइलर क्या करता है कि आपके गलती को ना ये पास नहीं होने देगा, यहाँ से इसका बाइनरी कोड बनने नहीं देगा। तो अब ये अलाउड नहीं करेगा आपको कोड को पास होने के लिए कि आप पास करा सकते हैं। कंपाइलर और असेंबलर ये क्या करेगा, आपकी गलती को भी पकड़ लेगा। जब गलती को पकड़ेगा तो आपको वार्निंग मिलेगी कि आप अपने कोड को सही करें, उसके बाद में फिर आप फर्दर मूव करें अपने कोड को रन कराने की तरफ से, है ना। तो जब हम अपने कोड को सही कर लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, तब ये अलाउ हो जाता है हमारा प्रोग्राम कि अब असेंबलर और कंपाइलर से गुजर जाए, है ना। तो जब सही होगा आपका सारा कोड तब ये गुजरने देगा अपने आप से कि हाँ अब ये जो हमने स्टेटमेंट डाली एज इनपुट असेंबलर को मिल रही है वो सारे कुछ सही है इसमें। तब जब सही है तब उसका ऑब्जेक्ट कोड आपको बना के देगा। अब यहाँ पे दोनों ही एरर डिटेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है एरर डिटेक्ट करने के टॉपिक से, यानी कन्वर्ट तो दोनों कर रहे हैं बाइनरी फॉर्म में, है ना। असेंबलर भी कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर भी कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक छोटा सा माइनर पॉइंट है कि दोनों एरर भी पकड़ रहे हैं दोनों प्रोग्राम का। तो एरर पकड़ने के प्रोस्पेक्टिव से एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है कि डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। ये भी एरर पकड़ रहा है, ये भी एरर पकड़ रहा है ना। तो अब एरर पकड़ने के प्रोस्पेक्टिव से क्या डिफरेंस हो गए दोनों के बीच में, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कुछ लगे कि नोट करने लायक है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इरेज करता हूँ। कर लिया होगा आपने, अगर लगा होगा कुछ स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे लिखते रहना। और एक बात याद रखें हमेशा एक चीज कि आप ना हमेशा नोट्स बना के चलना है, अपना नोट्स, है ना, ये नहीं कॉपी और पेस्ट वाला। खुद के हिसाब से बनाया हुआ नोट्स आपको रेडी करना है, बनाना है इन द फ्यूचर यूज। आप कभी भी कोई टॉपिक भूल जाए तो आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं ना, फिर से आपको पूरा पोथा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट वो अपने नोट्स खोलेंगे और उसे पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हैं। तो नोट्स लेना बहुत जरूरी है। कॉपी कलम लेके बैठे नोट्स बनाते हैं, जो अपने हिसाब से समझ में आया ना, यानी कि जो मैं लिखा रहा हूँ सेम चीजें उतार ली अपनी भाषा में, अपने हिसाब से बनाओ नोट्स। नोट्स अपना होता है, अपने हिसाब से बनाया हुआ होता है। कॉपी पेस्ट वो नोट्स नहीं होता, ये यहाँ कॉपी किया पेस्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं, कॉपी करके नहीं बनाना, आपको अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार करना, अच्छे से बनाना। तो हम बात करते हैं डिफरेंस दोनों में क्या होता है। दोनों का वर्किंग आपको पता चल गया होगा कि दोनों करते क्या है। करते यही है कि जो भी हमारा लैंग्वेज है, इंग्लिश स्टेटमेंट क्या, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारा, उसे कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी फॉर्म में, लो लेवल लैंग्वेज में। तीनों टर्म आ गए यहाँ पे, हाई लेवल भी आ गया, असेंबली भी आ गई और लो लेवल लैंग्वेज भी आ गई। हम तीनों को भी जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। जब हम लैंग्वेज टाइप ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं छोटा सा। डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड
किस बेसिस पे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं विद द एरर कैचिंग, कौन सा जो है मतलब बेस्ट है एरर कैच करने में। हमने देखा कि दोनों केस में ये एरर कैच करेगा। कंपाइलर लगा होगा वो भी आपके प्रोग्राम की गलतियों को पकड़ेगा, और कंपाइलर अगर असेंबलर यूज हुआ होगा वहां पे तो वो भी गलतियों को पकड़ेगा। तो दोनों जब गलतियां पकड़ रहे हैं दोनों के बेसिस पे फर्क क्या है ना, गलती के बेस पे मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। यहाँ पे कन्वर्जेशन के डिफरेंस उस बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती पकड़ने के बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ डिफरेंस है ना। एक्चुअली में यही होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, हम पहले कंपाइलर को देखते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है मतलब एरर कैच करने में। सपोज आपने लिखा, कंपाइलर को समझने से पहले असेंबलर समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है दोनों, बस थोड़ा सा माइनर सा पॉइंट डिफरेंस है इसमें, जो आपको अगर पहले असेंबलर में बता दूंगा तो हो सके ज्यादा समझ में आया। तो यहाँ पे होगा क्या, सपोज आपने कोड लिखना शुरू किया, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, 4 5 6 ऐसे ऐसे करते करते आपने क्या किया, 50 लाइन का कोड लिखा। कितने लाइन का, 50 लाइन का कोड लिखा। अब होगा क्या, अगर असेंबलर यानी ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है, ये जो हमने लिखी स्टेटमेंट लिखी है, अगर वो असेंबली लैंग्वेज में है तो क्या होगा, वहां पे असेंबलर यूज आएगा। तो अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, अब हम ये चीज इसमें इनपुट कराना चाहते हैं, इसे एज इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या लगा है, मीडिएटर लगा है, जिसे हम असेंबलर बोलते हैं। तो असेंबलर का काम क्या है, ये ना आपके स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, लाइन बाय लाइन, यहाँ पे नोट करके लिख लो, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। कैसे, पहले लाइन ये मान लो पहला लाइन है, इस लाइन को चेक करेगा, अगर इसमें कोई गलती हुई, हाँ कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुआ तो क्या करेगा, असेंबलर आपको वार्निंग देगा। सपोज यहाँ पे गलती नहीं मिली, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे गलती नहीं मिली, ये फाइन चल गया, पास हो गया हमारे असेंबलर से, ये भी पास हो गया, इसमें भी कोई गलती नहीं है, पास हो गया। यहाँ पे लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन चेक हो रहा है ना। यहाँ पे ये लाइन सही था, चल गया हमारा, असेंबलर से पास हो गया हमारा कोड। दूसरा यहाँ से ये पास हो गया, और यहाँ पे जो भी लाइंस यहाँ से पास हो रहे हैं उसका क्या हो रहा है, उसका बाइनरी फॉर्म बनता जा रहा है, याद रखें बाइनरी फॉर्म बनता जा रहा है, यहाँ पे 0 रोल के फॉर्म में बाइनरी फॉर्म बनता जा रहा है, ऐसे बनता जा रहा है। अब बाय डिफॉल्ट आपका इस वाले लाइन पे यानी 3rd नंबर वाले लाइन पे क्या था, एरर मिला, असेंबलर को क्या मिली, कोई गलती मिली, तो वहां पे वो रुक जाएगा, वहीं पे वो रुक जाएगा। अभी आपका इनपुट नहीं पहुंचा यहाँ तक, अभी ये प्रोसेस केवल चल रहा है कि ये लाइन चेक करेगा और उसका फॉर्मेट बना रहा है ना, ऑब्जेक्ट कोड यानी बाइनरी कोड में फॉर्मेट बना रहा है उसका। तो अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा, अभी केवल इसी पे प्रोसेस चल रहा है। सपोज आप उसे ना असेंबलर को 3rd नंबर वाले लाइन पे क्या हुआ, कोई गलती लगी, कोई मिस्टेक लगा, वो फिर क्या करेगा, आपको वार्निंग देगा। एक बात सही कर लिया आपने, इस वाले लाइन को सही कर लिया, आपको वार्निंग मिली, असेंबलर ने वार्निंग दी कि आपके लाइन नंबर 3 पे कोई गलती आप सही करो, ठीक है। वो सही करा, आपने क्या किया, उसे सही किया, ठीक ठाक किया उससे अच्छे से, तो एक ही लाइन का इंस्ट्रक्शंस मिला। यहाँ पे पहले याद रखें कि असेंबलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है आपके कोड को ना। तो यहाँ पे 2 लाइनें तो हमारी परफेक्ट चली थी, ठीक है। यहाँ पे जब वो 3rd लाइन पहुंचा था तो यहाँ पे उसे गलती मिली, तो वो आपको वार्निंग देगा। आपने क्या किया, केवल इसी लाइन का वो वार्निंग देगा, क्योंकि आगे की लाइनें तो अभी बाकी है ना एग्जीक्यूट होने से, अभी आगे की लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, यहीं पे आगे वो असेंबलर आपका रुक गया, स्टॉप। आपको वार्निंग देगा, असेंबलर भी रुका है, आपको वार्निंग लेगा, आप कोड सही करके फिर से रन कराएंगे, फिर से उतने टाइम 3 था कि आपने पूरा कोड चेक करना है, आपने फिर आप रन कमांड चलाएंगे, बहुत सारी चीजें प्रोसेस करेंगे, फिर आपका कोड केवल एक लाइन में इतना तामझाम है ना। इसी लाइन पे चेक करें, इसी लाइन पे जब भी लगाया था आपने, सब कुछ किया, अच्छे से प्रोसेस किया, उसमें टाइम भी लगेगा। तो ये लाइन आपने सही कर दी, ठीक है। फिर जब ये लाइन आपकी सही हो गई, ये भी कंपाइलर से असेंबलर से पास हो गया, जब वो 4th लाइन पे पहुंचा, यहाँ पे भी उससे कोई गलती नहीं नजर आई, ये भी परफेक्ट चला, है ना। और याद रखें यहाँ पे जितनी भी लाइनें एग्जीक्यूट होती जा रही है ना, 4 लाइन एग्जीक्यूट हो गई, इसका यहाँ पे सारे का ना
आपका क्या बन जाएगा, बनता जाएगा, मतलब साथ साथ बनता रहेगा ऑब्जेक्ट कोड, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं। वो सारी चीजें आपकी मतलब लाइन बाय लाइन के कोड की आपकी बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट होती रहेगी, बनती रहेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने 4 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ जिसमें एक लाइन में हमारा एरर था। फिर जब वो 5वें पे पहुंचा, फिर से यहाँ पे कोई एरर नजर आया, उससे कोई गलती नजर आई, आपके प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, असेंबलर क्या करेगा, तुरंत कैच करेगा उसे और आपको वार्निंग देगा। फिर आप क्या करेंगे, उसे सही करेंगे, पूरा कोड पढ़ेंगे बैठ के, फिर से सही करेंगे, फिर से रन कमांड चलाएंगे, बहुत सारे तामझाम करके फिर एक लाइन को केवल आप उस लाइन से सुधार पाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना। पहले इस लाइन को पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट कराइएगा, तब नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा। तो आपका क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है ज्यादा, क्योंकि हर लाइन पे मतलब जितने भी लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं कहीं ना कहीं एरर मिल जा रहा है उसे, किसी जिस लाइन पे भी उसे एरर मिल रहा है वो आपको वार्निंग दे रहा है, स्टॉप कर जा रहा है, बंद हो जा रहा है, मतलब कन्वर्सेशन उसका बंद हो जा रहा है, उसका काम बंद हो जा रहा है। आपको उसे सही करने के लिए पहले बोलता है, पहले सही करो फिर रन कराओ, है ना। तो ऐसे में आप सपोज 50 लाइन का लाइन कोड, मतलब 50 लाइन का कोड लिखें, इस तरह से आपको क्या हुआ, 10 लाइन में एरर मिला उसे, 10 लाइन में एरर मिला, तो आपको क्या करना पड़ा, 10 बार अपने कोड को पढ़ेंगे, 10 बार उसे सही करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसे 10 बार रन कमांड चलाएंगे। इस तरह से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो जिस लाइन पे उसे गलती मिलेगी वहीं पे वो स्टॉप कर जाएगा, बंद कर जाएगा आपका प्रोग्राम, और आपको वार्निंग देके वो अपना काम बंद कर देगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, बार बार अपने कोड को पढ़ रहे होंगे, उसे सही कर रहे होंगे, ऐसे सारी चीजें आपको, तब जब सारा कोड आपका सही हो जाएगा तब फाइनली आपको आउटपुट मिलने वाला है। सेम चीज मतलब कंपाइलर में ये चीजें नहीं होती। कंपाइलर में क्या होगा कि सेम एग्जांपल लेते हैं, कंपाइलर में भी है ना, ये आपका कंपाइलर, अज्यूम कीजिए ये है कंपाइलर, मैंने हम लोगों ने असेंबलर देखे, अब कंपाइलर की बात करते हैं। कंपाइलर क्या करेगा, आपके 50 लाइन कोड को लिखा आपने, इस 50 लाइन को एज ए इनपुट एक ही बार में लेगा, वो कंपाइल करेगा, पूरी तरीके से चेक करेगा, है ना, और एक ही बार में आपको वार्निंग आ जाएगी कि यहाँ 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 गलत है, यहाँ यहाँ आप सही करो, फिर कोड को रन कराओ। कितना फायदा हो गया इससे कि आपको ना बार बार रन कमांड चलाने की जरूरत नहीं, बार बार कोड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और हर लाइन पे एरर कैच करने की जरूरत नहीं पड़ी, हर लाइन पे एरर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपाइलर ने सारा काम कर दिया। इस 50 लाइन को ना एक ही बार में उसने क्या किया, रन कराया अपने अंदर, और एरर कैच किया जो भी था उसमें, और उसके बाद में जितने भी गलतियां थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपके कोड में, एक ही बार में आपको वार्निंग देगा और वहां पे बता भी देगा इस लाइन पे आपको गलती मिली। सम कंपाइलर्स जो होते हैं, कुछ कंपाइलर्स हैं जो गलतियां नहीं, लाइन के जो जिस लाइन पे आपका एरर है वो नहीं बताते, और कुछ कंपाइलर हैं जो आपके गलतियों पर मतलब जिस लाइन पे आपकी गलती है ना वो मतलब दिखा देता, शो कर देता। तो यहाँ पे एज ए इनपुट को 50 लाइन एक साथ लेगा, कंपाइल करेगा, उसमें प्रोसेस को देखेगा कि कहाँ कहाँ गलती है, और एक बार में आपको बता देगा कि ये चीजें आप सही कर लो, फिर आप रन कराओ। तो इसमें आपका क्या कहना, टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा ज्यादा, आपको एक साथ एरर्स पता चल जा रहे हैं कहाँ कहाँ एरर है। आप क्या करेंगे, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, सही करते जाएंगे, और लास्ट में आप सही करके फिर से रन करा देंगे, हो गया। तो इसमें क्या इफिशिएंसी आपकी बन गई, इफिशिएंसी बन गई कि हमारा टाइम कंज्यूम कम हुआ, और टाइम बहुत मैटर करता है विद आवर प्रोग्राम, है ना। हमारे एप्लीकेशन को टाइम बहुत मायने रखता है कंप्यूटर में। जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हो, गेम में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ओपन होने में, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, ओपन करते हो, सब बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या होता है, उसका लैग है, यानी आप उसमें कुछ गलतियां हैं। तो हम ये चाहेंगे हमेशा अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन करना चाहें कि वो हर प्रोग्राम को फास्ट चलाए, है ना। तो इस तरह से हमारा टाइम बहुत मैटर करता है विद द कंप्यूटर लैंग्वेज में, है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, एक साथ सारे कोड को लेकर कंपाइल करेगा, जहां जहां आपकी गलती है वो एक साथ आपको वार्निंग देके आप क्या कर सकते हैं, एक बार में आप सही कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंपाइलर और असेंबलर में डिफरेंस, ये दो चीजें डिफरेंस होती है ना। विद पर्सपेक्टिव एरर कैचिंग, ये नहीं कि मतलब वर्किंग पे तो ठीक है, ये भी कन्वर्ट कर रहा है, असेंबलर भी कन्वर्ट कर रहा है इन द बाइनरी फॉर्म, है ना।
लेकिन जब एरर पे बात आती है कि एरर ये भी कैच कर रहा था, वो भी कैच कर रहा था, तो दोनों कैसे करेंगे, है ना। दोनों का अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव है, इस तरह से ये करता है, इस तरह से ये करता है। असेंबलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन आपका चेक करते जाता है और एरर बताते जाता है। इस बार में आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आप इस सपोज यहाँ पे 50 लाइन था, मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया मेरे को कंपनी का किसी का, है ना, उसमें हमने 10,000 लाइन 20,000 लाइन का कोड लिखना है। और ऐसे असेंबलर हम यूज कर रहे हैं कि एक एक लाइन में चेक कर रहा है, तो इस तरह से तो आपको 10,000 बार आपका कोड फिर से पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा आपका, है ना। तो वहां पे इजी होता है आपका कंपाइलर काम आने वाला, है ना। और कंपाइलर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज लिखी, जो स्टेटमेंट लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो ये चीज हमारा हमें याद रखना है ना। अब देखिए कुछ बता दूं आपको, क्या होता है कि हमें कुछ चीजें, जो भी चीजें याद करनी होती है ना, उसके 3 रीजन से आप याद कर सकते हैं, याद हो सकती है और याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। पहले तो हम सब्जेक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में पूरा जान लें, बैकएंड का पूरा नॉलेज ले लें। जितनी नींव आपकी मजबूत होगी ना, उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे। और दूसरा क्या होता है, आपका प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है। 3 चीजें आपकी चलनी चाहिए। यानी कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करें उससे पहले उसके बैकग्राउंड को जान लेना बहुत जरूरी होता है। मैंने कोशिश ये किया, 3 से 4 क्लास हो गए हमारे 5 से क्लास, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। उससे पहले आप 3 से 4 क्लास में मैंने यही कोशिश की है कि जितने भी आपके बैकग्राउंड के प्रोसेस है ना, सी लैंग्वेज को लेके प्रोसेस, जो पीसेस क्या चल रहा है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हम अपने प्रोग्रामिंग पे फर्दर पहुंचे ना, ताकि हमें चीजें आसान हो जाए। भाई काम कैसे चल रहा है इसमें, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। और बाकी प्रैक्टिस, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे चीजें, ना। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो आपको बैकग्राउंड का पूरा नॉलेज होना चाहिए अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। तो अब ये सारी चीजें आपकी बैकग्राउंड की चल रही। मैंने आपको बताया कि आप सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है, तो कंपाइलर काम कैसे करता है, वर्क क्या इसका, है ना। और फिर ये किस पर्सपेक्टिव पे काम करता है, असेंबलर काम करता है, असेंबलर किस हिसाब से काम करता है। ये सारी चीजें जब हमारी मजबूत हो जाएंगी तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट आ जाएगा सब्जेक्ट को लेकर, ना। इंटरेस्ट आ गया आपका सब्जेक्ट को लेकर तो आप आसानी से चीजें गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ने लगे और उन्हें पहले ही दिन पहले ही मिनट में उन्होंने क्या किया, अपना पहला प्रोग्राम लिखा। उन्हें पता नहीं है पीछे क्या चल रहा है,